किसी जमाने में हम अयोध्या की शान थे। आती थी गाय चरने, हमें भी अभिमान थे। राजा सुहेल देव की तलवारों के आन थे। हिंदी में गढ़े गए तुलसी के कसीदों की पहचान थे। होती है गिनती मेरी पिछड़े जिलों की दास्तान में। कब सुधरेगी मेरी स्थिति मेरे अपने हिंदुस्तान में। हिमालय की शिवालिक पर्वतमाला और भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या के मध्य में स्थित गोनर्द भूमि पर विसेन क्षत्रिय राजा मानसिंह ने 400 साल पहले गोंडा नगर की स्थापना की थी। प्राचीन काल में यह कोसल राज्य और मुगल शासन में अवध सूबे की बहराइच सरकार के अधीन था। 1856 में ब्रिटिश सरकार के आदेश से अवध शासक के नियंत्रण में आया तो एक विस्तृत भूभाग को बहराइच जिले से अलग करके गोंडा जिला बना दिया गया। भगवान राम की धरती अयोध्या से सटा हुआ अवध क्षेत्र का एक साधारण सा शहर गोंडा का इतिहास बहुत ही असाधारण और गौरवशील रहा है। एक तरफ अयोध्या में जहां भगवान राम जन्मे तो वहीं गोंडा में भगवान विष्णु के प्रमुख अवतार का प्रकटीकरण हुआ। यही वो तपोभूमि है जहां पर मुनि वशिष्ठ का आश्रम हुआ करता था। कलयुग में जन्मे गोस्वामी तुलसीदास का जन्म भी गोंडा के राजापुर के सुकेर क्षेत्र में हुआ था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जायसवाल मीडिया के बैनर तले जिला संवाद के अंतर्गत गोंडा जिले का ऐतिहासिक, भौगोलिक, राजनीतिक व आर्थिक विकास का क्रम, जहां हम अपने व्यूअर को गोंडा जिले से जुड़े सभी तथ्यों व घटनाओं का बारी बारी से अवलोकन कराएंगे। तो आइए घाघरा नदी के उत्तर में शिवालिक पर्वत तक फैले क्षेत्र को ही पौराणिक ग्रंथों में गोनर्द कहा गया है। पतंजलि ने अपने अष्टाध्यायी महाभाष्य में स्वयं को गोनर्दीय कहा है। वात्स्यायन के कामसूत्र में भी अनेक जगह गोनर्दीय मत का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि वनों, घास फूस से आच्छादित इस क्षेत्र में वन्य जीव भी रहते थे। यहाँ अयोध्या के राजाओं की गायें भी इस क्षेत्र में घास चरने को आती थीं। इक्ष्वाकु वंशीय राजा महाराज दिलीप ने इसी क्षेत्र में नंदिनी गाय की सेवा की थी। गाय जहाँ कुलेल करती थीं, उसे ही गोनर्द कहा गया। वर्तमान गोंडा गोनर्द का ही अपभ्रंश रूप है। प्राचीन काल में गोंडा के वर्तमान भूभाग पर श्रावस्ती जिले का अधिकांश भाग और कौशल जनपद फैला हुआ था। बौद्ध काल में इसे एक नई पहचान मिली। यह उस दौर में इतना अधिक प्रगतिशील एवं समृद्ध था कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ 21 वर्ष तक प्रवास किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अपने विभिन्न उत्खननों में इस जिले की प्राचीनता का प्रकाश डाला है। वास्तव में एक लंबे समय तक श्रावस्ती का इतिहास ही गोंडा का इतिहास है। मध्यकालीन भारत में गोंडा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने में सफल रहा था। सन 1033 में राजा सुहेल देव ने सलार मसूद गाजी से टक्कर ली थी। एक दूसरी लड़ाई मसूद के भतीजे हटीला पीर के साथ अशोकनाथ महादेव मंदिर के पास भी हुई थी, जिसमें हटीला पीर मारा गया था। आधुनिक काल में अवध के नवाबों के तहत गोंडा मूल रूप से गोरखपुर के निजामत का हिस्सा था, लेकिन 1801 में गोरखपुर को अंग्रेजों को सौंपने के बाद गोंडा बहराइच जिले के साथ एकजुट हो गया था। अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मभूमि और राम मंदिर को लेकर प्रथम बार साल 1853 में सबसे बड़े संग्राम की अगुवाई गोंडा के राजा महाराज देवी बख्श सिंह ने ही की थी। इसमें अवध के लगभग सभी हिंदू राजा उनके साथ थे। जन्मभूमि के इतिहास का यह सबसे बड़ा और प्रथम सांप्रदायिक युद्ध था और 7 दिनों तक चले इस संग्राम में मुगलों को पीछे हटना पड़ा।
जन्मभूमि वाला स्थान पुनः हिंदुओं के कब्जे में आ गया और अस्थायी मंदिर बना दिया गया। 1856 में जब उन्होंने अवध पर कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों द्वारा इसे एक अलग जिले के रूप में मान्यता दिया था। 1875 में बखौरा ताल और आरा नदी के बीच गोंडा जिले के कुछ हिस्सों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नेपाल को सौंप दिया गया था। गोंडा ने स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें क्षेत्र के कई लोग सक्रिय रूप से शामिल थे, जिसमें महाराजा अक्ष वाल्मीकन जो नेपाल भाग गए थे और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिले में शरण ली थी। जबकि इसी दौरान राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में बंद करके फांसी पर लटका दिया गया था। भौगोलिक रूप से गोंडा उत्तर प्रदेश के सरयू पार क्षेत्र में स्थित अपेक्षाकृत विस्तृत जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 4003 वर्ग किलोमीटर है। यह जिला अपने पूर्व में बस्ती, पश्चिम में बहराइच, उत्तर में बलरामपुर तथा दक्षिण में बाराबंकी और फैजाबाद जिलों से घिरा हुआ है। इस जनपद को 3 प्रमुख प्राकृतिक खंडों में विभक्त किया जा सकता है, जिनके नाम क्रमशः तराई का क्षेत्र, उपरहार क्षेत्र और तरहार क्षेत्र है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से इस जिले को 1 लोकसभा, 7 विधानसभा, 16 विकास खंड, 4 तहसील और 17 पुलिस स्टेशनों के क्रमबद्ध जाल में बुना गया है, जिसके माध्यम से यहाँ के लोगों की समस्याओं का निदान किया जा सके। आर्थिक रूप से इस जिले की अर्थव्यवस्था कृषि उपज और लघु उद्योग पर आधारित है, जिसके परिधि में कई चीनी मिलें, चावल मिलें और कुछ अन्य छोटे उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग समाहित हैं। और साथ ही भारत के 6 भारतीय टेलीफोन उद्योगों में से एक मनकापुर में स्थित है, जबकि भारत में सबसे बड़ी चीनी मिल कुंदरखी में स्थित है। 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने गोंडा के देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में से चुना गया है, जो उत्तर प्रदेश के 34 जिलों में से एक है और वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदाय निधि कार्यक्रम से धन प्राप्त कर रहा है। पर्यटकों के लिहाज से यहाँ कुछ धार्मिक स्थान हैं, जिसकी महत्ता दूर दराज के क्षेत्रों में है। भक्तगण आस्था के साथ यहाँ आते हैं और अपने आराध्य देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आइए आपको इन स्थानों का भी दीदार कराते हैं। पृथ्वीनाथ मंदिर गोंडा के खरगपुर बाजार के पश्चिम में स्थित है। यह मंदिर वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। पृथ्वीनाथ को लिंगम कहा जाता है, जो मंदिर में स्थापित विश्व की सबसे ऊंची शिवलिंग है, जिसे द्वापर युग के पांडवों के निर्वासन के दौरान भीम द्वारा स्थापित किया गया था। स्वामी नारायण मंदिर छपिया धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अहम यह स्थल भगवान स्वामी नारायण की पावन जन्मभूमि है और साथ ही सरोवर भी है। यहाँ पर गुजरात के साथ ही अमेरिका, इंग्लैंड व अन्य देशों से लोग दर्शन करने आते हैं। जय प्रभाग्राम जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर गोंडा बलरामपुर मार्ग पर नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। यहाँ पर मानस झील में बोटिंग का प्रबंध है। यहाँ पर चारों धाम मंदिर के साथ ही पंचमुखी शिवालय है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार वजीरगंज स्थित पार्वती अर्गा पक्षी विहार 12,000 हेक्टेयर में फैला है। ठंड के समय यहाँ तिब्बत से आने वाले पक्षियों में छोटी मुर्गाबी, नकटा, गिर्री व सुरखाब, मध्य एशिया से आने वाले पक्षियों में काज व चट्टा प्रमुख हैं। स्थानीय व बाहरी पक्षियों में काला तीतर, बटेर, पहाड़ी तीतर और जंगली मैना भी मन मोह लेते हैं। धन्यवाद।